वेव। साउंड वेव किस टाइप की वेव है? मैकेनिकल वेव है। साउंड को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। और फ्लूइड में साउंड कैसा चलता है? फ्लूइड में साउंड कैसा चलता है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? फ्लूइड में साउंड कैसा चलेगा? लॉन्गिट्यूडनल चलता है। सॉलिड में दोनों पार्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वाला पार्ट भी, लेकिन फ्लूइड में साउंड कैसा चलता है? लॉन्गिट्यूडनली चलता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब समझ गए, इसमें कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं। तो मैं अब यहाँ पे सीधे सीधे आ रहा हूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव के लिए, और इसका जो फार्मूला होता है, स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला v इक्वल्स टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। मैं इसके फार्मूला डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, अप्रोच पे, वो जरूरत नहीं है हमको, है ना। फार्मूला डेरिवेशन की, अप्रोच की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे याद रखो, या डायमेंशनल मेथड से हम डिराइव कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड in medium is given by this equation, where B is bulk modulus of medium. It is bulk modulus of medium, and rho is density of medium. Rho is density of medium. तो ये फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का मीडियम पे। अब हमारे पास मीडियम तीन टाइप के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड में कैसे चलेगा? तो सॉलिड में या फिर रॉड में जब साउंड चलता है तो उसमें हम फार्मूला क्या लिखते हैं इन केस ऑफ सॉलिड। और सॉलिड में भी अगर हम रॉड में देखें तो रॉड में जो साउंड चलेगा, साउंड की स्पीड का फार्मूला होता है बेटा रॉड के लिए v इज इक्वल्स टू अंडर रूट यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, साउंड रॉड पे कैसे चलेगा? यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो। मतलब अगर ट्रांसवर्स चल रहा है तो यंग्स मॉडुलस अपॉन रो, और अगर लॉन्गिट्यूडनल चल रहा है तो फिर कैसा लिखेंगे? बल्क मॉडुलस अपॉन रो लिखेंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। तो बल्क मॉडुलस के बारे में आपको पता ना, बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी, होता है कि नहीं? और ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल अगर साउंड चलता है तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं, वॉल्यूम में चेंज होता है, प्रेशर में चेंज होता है। ठीक है, तो अगर रॉड में साउंड चल रहा है और कैसा चल रहा है? ट्रांसवर्स वे पे चल रहा है, ट्रांसवर्सली चल रहा है, तो फार्मूला ये वाला बनेगा। ठीक है, किसी रॉड पे अगर साउंड चलेगा तो ट्रांसवर्स फॉर्म पे अगर चलता है तो ये फार्मूला आएगा, और लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म पे चलता है तो फार्मूला रहेगा बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अगर लॉन्गिट्यूडनल चल रहा है तो ये फार्मूला रहेगा बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ट्रांसवर्स चल रहा है तो यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। व्हाट इज y हियर? y इज यंग्स मॉडुलस। तो सॉलिड में साउंड की स्पीड के लिए ये फार्मूले हम लिखेंगे। बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में तो एज इट इज यही फार्मूला आएगा, क्योंकि लिक्विड में साउंड ट्रांसवर्स वे पे नहीं चल सकता, क्योंकि लिक्विड में लिक्विड में कौन सी इलास्टिसिटी नहीं होती है? लिक्विड में कौन सी इलास्टिसिटी नहीं होती? लिक्विड में बल्क मॉडुलस होता है, लिक्विड में शियर मॉडुलस नहीं होता, यंग्स मॉडुलस नहीं होता। तो लिक्विड के केस में जो साउंड का फार्मूला आएगा इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में साउंड की स्पीड का फार्मूला रहेगा बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, और कुछ नहीं। हाँ, अब यहाँ पे हमें जो फोकस करना है वो एयर के लिए करना है ना, साउंड के लिए, क्योंकि हमारे आसपास में जो भी है हम साउंड की बात कर रहे हैं तो वो हम एयर मीडियम की बात कर रहे हैं। तो लोहे के अंदर बैठ के साउंड को सुनेंगे नहीं, या पानी के अंदर जाते तो ठीक है, वहां पे वो सब मैरीन वगैरह यूज करते हैं, बट नॉर्मली हम वहां पे जाके बात नहीं करते, हम उसको सुनते नहीं, है ना। तो हमारा जो फोकस है स्पीड ऑफ साउंड का वो एयर मीडियम के लिए है, बाकी मीडियम के लिए अभी नहीं है। ठीक है ना। तो लिक्विड में बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी,
सॉलिड में ये फार्मूला, ट्रांसवर्स है तो इस तरह से लिखना है, और लॉन्गिट्यूडनल है तो बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी के फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन ना। दिस इज पेज नंबर 2। ठीक है, देखो पेज नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं अपन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अभी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसमें न्यूटन ने पहले बताया कि देखो एयर हो या कुछ भी हो, हमारे पास फार्मूला यही आएगा, इट इज बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। फिर यहाँ पे पहला आता है न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, न्यूटन ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू हिम, according to him sound travel isothermally। न्यूटन ने क्या बताया कि एयर पे साउंड कैसा चलता है, आइसोथर्मली चलता है। ये न्यूटन ने बताया कि भाई साउंड एयर पे आइसोथर्मली चलता है। एंड सिंस आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ एयर इज इक्वल्स टू प्रेशर, किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। याद है कहां पे पढ़े थे अपन ने इसको, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़े थे। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू प्रेशर। तो फिर जो फार्मूला बन जाएगा, इट इज अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन एयर। और एयर पे जो साउंड की स्पीड होती है वो लगभग 330 मीटर पर सेकंड होती है, और ये मैच नहीं कर रही थी न्यूटन्स फार्मूले से। मतलब न्यूटन ने जो एज्यूमशन किया कि साउंड एयर पे आइसोथर्मली चलता है, ये गलत किया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि न्यूटन हर जगह सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे गलती हुई उनसे कि उन्होंने क्या एज्यूम किया कि साउंड एयर पे कैसे चलता है, आइसोथर्मली चलता है। अब ये गलती क्यों हुई होगी, क्योंकि उस टाइम पे अपैरेटस नहीं थे, चीजें नहीं थी कि उसको मेजर कैसे करें, तो उस टाइम पे उन्होंने रफ आइडिया दिया होगा, बट ऐसा नहीं कि गलती कर लेते वो, अगर उनके पास में डिवाइसेस वगैरह होते कि हाँ साउंड इतनी स्पीड से चलता है। कुछ रफ एस्टिमेशन के बेसिस पे किया होगा, बट रफ एस्टिमेशन एंड प्रैक्टिकल वैल्यू में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो फिर आगे चल के लैपलास ने इसमें करेक्शन किया। ऐसा नहीं कि एकदम गलत था, काफी हद तक सही वैल्यूज थी, है ना, काफी हद तक पहुंचे थे, बट एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाए थे, या लगभग नहीं पहुंच पाए थे। अंतर क्रिएट हो गया होगा, 40-50 का डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, है ना, लगभग 1.3 अगर हम ले लें, तो जैसे इनने लगभग 200 के आसपास मेजर किया होगा, बट ये 300-350 के आसपास आती है स्पीड। तो ये एक फर्क रह गया होगा, एंड दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस एट दैट टाइम, है ना। उस टाइम पे न्यूटन के टाइम पे एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस की हो सकता कमी रही होगी, मेजरमेंट की कुछ कमी रही होगी, इसलिए गड़बड़ हुआ होगा उनसे। ठीक है ना, नेक्स्ट है फिर लैपलास है। लैपलास ने इसमें करेक्शन करवाया। पहली बार न्यूटन गलत हुआ बेटा, सब कुछ भी हो पर पहली बार न्यूटन गलत हुआ। अब कुछ भी हो पर पहली बार गलत हुआ, न्यूटन सही बोल रहा है, कुछ भी हो पर पहली बार गलत हुआ न्यूटन। तो अच्छा लग रहा है आज बहुत अच्छा लगा, दिल को बड़ी खुशी महसूस हुई कि यार न्यूटन भी गलत हुआ करके, हैं। और सही में बहुत ज्यादा अंदर से बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हुई कि न्यूटन गलत हो गया, तो ये हमारे लिए गलत हुआ है ना, उसने अपने लिए तो सही किया था ना, परेशान करके रख दिया था इसने, करके रख दिया था। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। तो लैपलास आए, उन्होंने करेक्शन किया। भैया लैपलास ने कुछ नहीं किया, न्यूटन की कहानी को आगे बढ़ाया उन्होंने। देखो साइंस ऐसी थोड़ी बढ़ती है, कोई एक बताता है गलत होता है, फिर आगे बढ़ जाती चीजें। जैसे केमिस्ट्री में तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर ने जब अपनी एटॉमिक थ्योरी दिया तो पूरा तहलका मच गया था, अरे एटम ऐसा होता है। फिर आगे जब बाकी एटम के बारे में देखे, अरे इसकी थ्योरी तो उस पर लग नहीं रही है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो माइलस्टोन है एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, समझ गए ना।
तो ऐसी कहानी यहाँ पर भी है। ओके, सो लैप्लास आए, उनने इनमें करेक्शन किया। जैसे एटॉमिक थ्योरी में हर एक साइंटिस्ट आते गए, अपने करेक्शन करते गए और एक बेस्ट रिजल्ट पे पहुंचे। तो वैसे यहाँ पे लैप्लास करेक्शन, लैप्लास आए, उनने क्या करेक्शन किया, अकॉर्डिंग टू हिम, न्यूटन के अकॉर्डिंग साउंड आइसोथर्मली चलता है, अकॉर्डिंग टू हिम साउंड ट्रेवल इन एयर एडियाबेटिकली। इसने ये बताया कि साउंड एडियाबेटिकली चलता, आइसोथर्मली नहीं चलता, एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड व्हाट इज एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, बताना जरा, व्हाट इज एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ एयर? एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ एयर इज गामा इनटू प्रेशर। बस एक ये फर्क आ गया, गामा, गामा समझ गए, ये एक फर्क आ गया गामा का। एंड व्हाट इज गामा हियर? गामा इज Cp अपॉन Cv। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे बताने की जरूरत नहीं कि ये है क्या, एडियाबेटिक कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये गामा है आपका। गामा की वैल्यू हमारे एयर के लिए, जो हमारा एयर है ना, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर की अगर हम बात करें तो गामा कितना होगा बताओ जरा। देखो, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए गामा अलग अलग होता है, बराबर है। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक के लिए गामा अलग अलग होता है। बट हम एयर की अगर बात करें तो नाइट्रोजन कितनी है, लगभग लगभग कितने परसेंट, 79। डायटॉमिक गैस, ऑक्सीजन कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में, लगभग 28 या 29 है ना। हाँ सर, 1% बाकी गैसेस हैं हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। तो गामा की अगर हम बात करें, गामा ऑफ एटमॉस्फेयर इज नियरली डायटॉमिक है ना। हमारा जो एटमॉस्फेयर है लगभग लगभग डायटॉमिक नेचर का है ना। जैसे अगर देखोगे 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो डायटॉमिक है। और डायटॉमिक के लिए गामा कितना होता है? डायटॉमिक के लिए गामा होता है 7/5 एंड इट इज नियरली 1.4, आप मान सकते हो। तो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए गामा की वैल्यू लगभग लगभग 1.4 है ना। तो इसके जो रिजल्ट आए यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में, it is bulk modulus divided by density and it is gamma into pressure upon density, and these are quite match with experimental value। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ये मैच करे इसके रिजल्ट, ठीक है ना। बट एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने ये लिखा है कि गामा पी अपॉन रो, ये तो फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बाकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि डेंसिटी कितनी उस टाइम पे है, कि ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना, वो अभी मैं फार्मूले में बता रहा हूँ। ये एक रफ फार्मूला है साउंड की स्पीड के लिए, ठीक है, समझ गए कि नहीं। बट ये यूज कर रहे हैं। अगर हम फार्मूले में जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि एयर एकदम बराबर है हर जगह पे, कहीं पे थोड़ी बहुत कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे अगर हवा चल रही तो उसके कारण भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ये फार्मूला आइडियल कंडीशन के लिए है। आइडियल कंडीशन मतलब समझ गए, हेलो, ये फार्मूला आइडियल कंडीशन के लिए है, समझ गए कि नहीं, कि हवा नहीं चल रही है ना, बारिश नहीं हो रही है, अरे समझ गए। तो जो भी अपन फिजिक्स के फार्मूले पढ़ रहे, चाहे बर्नौलीज थ्योरम पढ़े, वो सब आइडियल कंडीशन के लिए पढ़े हमने। पर एरोप्लेन आइडियल कंडीशन में उड़ती है क्या? 19-20 होते है, नहीं उड़ती, नहीं उड़ती। तो भी उसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगा के, बर्नौलीज थ्योरम लगा के उनकी डिस्कवरीज हुई हैं, सब आगे की चीजें बढ़ी हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये समझ गए तो दिल को तसल्ली मिल गई कि यार पहली बार न्यूटन गलत हुए, है ना।
और बहुत भयंकर है भाई न्यूटन, फिजिक्स अकेले पे नहीं अब है। बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकता हूँ कितनी खुशी हो रही है। बता नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है यार, पहली एकदम गर्व से छाती फूल गई। बार न्यूटन गलत हुए। तो भाई न्यूटन का इतनी अकेली कहानी नहीं, मैथ्स में भी बहुत कहानी है उसकी न्यूटन की, कैलकुलस वगैरह में हर कहीं पे घुसे न्यूटन, फिजिक्स में भी है और मैथ्स में भी। मैथ्स में आगे जाके पढ़ोगे आज तुम। पहली बार पता चला ना सर, इसलिए एकदम साले ने परेशान करके रख दिया था चल एकदम ठीक, हद से ज्यादा। ओके ओके ओके, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन बेटा न्यूटन है तो अपनी सोसाइटी इतनी आगे बढ़ी, आज अपन जिस तरह से जी रहे हैं ना मॉडर्न, उस पे बहुत बड़ा रोल है न्यूटन का उस पे। नहीं तो अपन भी वही पत्थर से शिकार कर रहे होते। समझ गए। फिजिक्स और मैथ्स के चैप्टर बढ़ा है उसने, और कुछ नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे कि फिजिक्स और मैथ्स के चैप्टर बढ़ाए। ये बता पूरा एप्लीकेशन ही तो यही है ना, तुम कूलर में सो रहे हो, एसी में सो रहे हो, पंखे चला रहे हो, एप्लीकेशन तो वही है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि एप्लीकेशन कहीं से आ गई है। दुनिया तो आज से 1000 साल पहले भी थी, या एक लाखों साल पहले भी थी। तब की दुनिया और आज की दुनिया में फर्क आया कि नहीं? तो ये साइंस के कारण ही आया, उनकी सोच के कारण आया। अपन भी पैसे जी रहे होते फिर फर्क क्या रहता। ठीक है ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। न्यूटन ने बेस दिया साइंस को, हाँ, क्योंकि फोर्स की कॉन्सेप्ट मतलब बेस है वो पूरा। जो फोर्स की कॉन्सेप्ट है ना वो बेस है। देखो अभी, अब साउंड की स्पीड के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज पेज नंबर 3, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। हीलियम गैस पे साउंड की स्पीड कितनी होगी, कहाँ पे गलती करते वो भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन में। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट गामा पी अपॉन रूट। बट इस फार्मूले से काम नहीं चलेगा हमारा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रेशर नहीं दिया, टेम्परेचर दिया है। तो फिर जुगाड़ तंत्र अपना देखो, सिंस पी भी इक्वल्स टू एन आर टी, एन मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आर टी, पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस इंप्लाइज दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास अपॉन वॉल्यूम बन गया डेंसिटी, इट इज आरटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। समझ गए, समझ गए, समझ गए कि नहीं? तो अभी देख सकते हो आप, तो प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू आरटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और ये एक और फार्मूला बन जाएगा, इट इज केवीटी अपॉन स्मॉल m से भी आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि सिंस r इज Na इंटू kb होता है और मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो Na इंटू स्मॉल m होता है, बराबर है। तो दिस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दैट। तो ये फार्मूले को मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ पे, इट इज अंडर रूट p अपॉन रो, इट इज गामा इंटू RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। तो ये फार्मूला आपको यूज करना साउंड की स्पीड को। मैंने याद है आरएमएस स्पीड में गामा नहीं आता, आरएमएस स्पीड में यहाँ 3 फैक्टर आता, बाकी बिल्कुल सिमिलर फार्मूला होता है। याद है ना, आरएमएस स्पीड ऑफ एयर के लिए, एयर पार्टिकल या मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, वहां पे 3 फैक्टर रहता है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर है, ये गामा फैक्टर। ठीक है, चलो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन इसके लिए, हीलियम गैस के लिए। हीलियम कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना होता है, मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना होता है, मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना रहता है, हाँ 3/2
3/2 नहीं, 5/2। सी भी होता है 3/2, सी भी होता है 5/2। तो इट इज 5/3 इंटू गैस कांस्टेंट 8.314। एसआई सिस्टम पे टेम्परेचर कितना लिखोगे? 27 की 300? टेम्परेचर 300। जब भी पीवी इक्वल टू एनआरटी से कुछ आया मतलब टेम्परेचर आपको केल्विन में ही डालना पड़ेगा। 300 सारा डेटा एसआई सिस्टम पे चल रहा है। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम? हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 ग्राम पर मोल है। तो इट इज एक्चुअली 4 ग्राम पर मोल होता है। तो ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 4 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। तो अब ये पूरा एसआई सिस्टम में, तो आपको ये वाली वैल्यू लेना है यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, एसआई सिस्टम वाली। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर V इज इक्वल्स टू, ये 3 से ये कट जाएगा, तो इट इज 5 इंटू 8.314 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना बचा 4 इंटू 10⁻³ एंड द आंसर इन मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका मीटर पर सेकेंड में निकल जाएगा। समझ गए? समझ गए बेटा? तो कहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो भी बता दिया मैंने। एक कॉमन मिस्टेक होती है मॉलिक्यूलर मास लिखते टाइम, मॉलिक्यूलर मास लिखते टाइम एक कॉमन मिस्टेक होती है, उसको नहीं करना। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? अभी देखो हमारे पास जो फार्मूला आ गया, पेज नंबर 4 पे आते हैं हम। देखो साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v इक्वल्स टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी अंडर रूट गामा p अपॉन रो, और यही फार्मूला फिर किसमें रिड्यूस हो जाएगा? अंडर रूट गामा RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये फार्मूला हो गया आपके पास में, और ये तो मैंने अलग ही बताया, ये अलग कहानी है। ठीक है, सो दिस इज आवर फार्मूला, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अभी अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें भी एक गलती करते हैं। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बाकी टर्म तो कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट सो देयरफॉर ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। सो दिस इंप्लाइज दैट स्पीड ऑफ साउंड कैसा रहेगा? बदलेगा कि बड़े चेंज होगा? बताओ अभी, प्रेशर बढ़ाने से, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते, प्रेशर बढ़ाने से साउंड की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो, प्रेशर बढ़ा दो तो साउंड की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट, जितना प्रेशर बढ़ेगा उसी के हिसाब से डेंसिटी भी बढ़ते जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये वाली जो वैल्यू है, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ेगी, स्पीड ऑफ साउंड नो चेंज, चेंज नहीं मिलेगा। तो एक मिस्टेक यहां पर भी होती है अधिकतर बच्चों से। क्या मिस्टेक हो गई? क्योंकि फार्मूले में प्रेशर न्यूमरेटर में और डेंसिटी नीचे, तो ऐसा नहीं सोचते, सीधा ये देखते प्रेशर बढ़ा, डेंसिटी के बारे में सोचते ही नहीं है। प्रेशर बढ़ा मतलब साउंड की स्पीड बढ़ गई, नहीं, सोचो थोड़ा सा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखे अगर आपने, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ेगी, मतलब साउंड की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दूसरा जो पॉइंट आएगा नोट का, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। इफ टेम्परेचर अगर हम राइज कर दें
तो साउंड की स्पीड पे फर्क जरूर पड़ेगा। देखो v इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला गामा RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो बदलेगा नहीं गैस का, है ना, जिस रूम पे है कहीं पे है तो मॉलिक्यूलर मास बदलेगा नहीं, गामा नहीं बदलेगा, R नहीं बदलेगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो साउंड की स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन प्रेशर से देखने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर फिक्स है या नहीं है। बात समझ गए? हेलो। और ऐसा भी हो सकता है भाई टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर में और डेंसिटी में भी चेंजेस आते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड का जो कैलकुलेशन है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो डायरेक्ट यहाँ से देखना है, लेकिन प्रेशर से देखना है, मतलब डेंसिटी को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है टेम्परेचर अकेला, यहाँ पे दो वेरिएबल है। तो ये आंसर देते टाइम आपको ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ो। हाँ बोलो। सेकंड पॉइंट इक्वल होता है। देख टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो टेम्परेचर के लिए इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये है ना गामा कैसा है, यहाँ पे गामा इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर मास इज कांस्टेंट फॉर द गिवन गैस। तो सिर्फ टेम्परेचर की बात आ रही, एक ही वेरिएबल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। समझ गए? लेकिन यहाँ पे देखना है प्रेशर के टाइम पे आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर में ये दोनों वेरिएबल है ना, प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी भी बदल सकती है। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको कि क्या हो रहा है। तो अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी उसी रेशियो पे बढ़ती है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक कॉमन मिस्टेक होती है। बोलो अभी कुणाल, कुछ डाउट है क्या? कोई डाउट, कोई डाउट है क्या? है क्या बेटा? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो। तो प्रेशर और जो डेंसिटी ऑफ सेम रेशियो में बढ़ेंगे ना? हाँ उसी रेशियो में बढ़ेगी ना, क्योंकि इतना टर्म तो कांस्टेंट हो गया तुम्हारा। अगर प्रेशर डबल करोगे, ये तो कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी डबल करेगी, तो 2p डिवाइडेड बाय 2 रो, कट गए 2 2, वापस वहीं पे आ गए। समझ गए? हाँ सर। चलो स्क्रीनशॉट लो इसके। चलिए नेक्स्ट है वेव इक्वेशन, दिस इज पेज नंबर 5। अब इसमें वेव इक्वेशन की हम बात करें, साउंड वेव इन एयर के लिए हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये नॉर्मल प्रेशर है किसी जगह पे, है ना। अब जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो क्या बनते हैं इसमें, कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बनते कि नहीं बनते। अभी ये मीडियम है, यहाँ पे एयर का मीडियम, वैसे तो ये एकदम यूनिफॉर्म ही होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर चलते रहते हैं, बट मैंने एक और इंस्टेंट के लिए हमने देखा ऐसा। तो अभी जो प्रेशर है यहाँ पे P नॉट इज नॉर्मल प्रेशर and density rho naught is normal density. नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल डेंसिटी है अभी। ठीक है, मान लो साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम यहाँ पे, सपोज यहाँ पर हमने साउंड प्रोड्यूस किया, दिस इज द सोर्स। अब इससे वेव जनरेट हुई, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, साउंड वेव कैसा चलेगा, लॉन्गिट्यूडनली चलेगा ना। तो अगर ये लॉन्गिट्यूडनली चलेगा तो कहीं पे कंप्रेशन क्रिएट हो जाएंगे, ये ऐसे, और कहीं पे रेयर फ्रैक्शंस आ गए, फिर कंप्रेशन आ गए। तो जहां पे कंप्रेशन आ रहा वहां पे प्रेशर बढ़ गया कि कम हो गया वहां पे, और जहां पे रेयर फ्रैक्शन है वहां पे प्रेशर क्या हो गया,
ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? अब साउंड अगर इस तरह से चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया बेटा? दिस इज कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, ऐसा हो गया। एंड सपोज साउंड इस डायरेक्शन में चल रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ साउंड, साउंड इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म पे अब साउंड चल रहा है यहाँ पे। बात समझ गए? अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ कहां से कहां तक का डिस्टेंस हो जाता है? या तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस ले लो, या एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक का डिस्टेंस ले लो, दैट इज आल्सो अ वेवलेंथ, है ना? ये भी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है? ये भी वेवलेंथ कहलाती है, ये भी वेवलेंथ कहलाती है। वैसे वेवलेंथ के बारे में मैंने बताया था, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, ये वेवलेंथ होता है। आप उसको क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रो से ट्रो, या बीच में कोई पॉइंट ले लो, या फिर यहाँ पे कंप्रेशन टू कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन ले लो, या कहीं और से भी ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि कंप्रेशन से कंप्रेशन तक लेना, रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन तक लेना है, कहीं और से भी ले सकते हैं, ठीक है? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? अगर एक रेयर फ्रैक्शन, हाँ, सर अगर एक रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन से अपन देखें तो क्या वो भी वेवलेंथ रहेंगे? वो तो आधा आ जाएगी ना, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस आधा वेवलेंथ रहेगा। ओके सर। ये समझ गए? बढ़ गया। बढ़ गया, वहां पे डेंसिटी भी बढ़ गई, मतलब जहां पे कंप्रेशन आया है वहां पे प्रेशर भी बढ़ गया नॉर्मल प्रेशर से। ऐसा देखो, तो यहाँ पे प्रेशर इज इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी नॉट, जहां पे रेयर फ्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे प्रेशर इज डिक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, है ना, नॉर्मल प्रेशर से। ऐसे ही डेंसिटी भी उतनी बढ़ गई यहाँ पे, तो ये चेंज इन प्रेशर हो गया, इतना बढ़ गया, इतना डिक्रीज हो गया यहाँ पे। व्हाट इज डेल्टा पी नॉट? डेल्टा पी नॉट इज हियर प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये है प्रेशर एम्पलीट्यूड, और डेल्टा रो नॉट है यहाँ पे, इट इज डेंसिटी एम्पलीट्यूड। मतलब अब वेव इक्वेशन लिखना हमें, तो वेव इक्वेशन हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। देखो ये एक्स डायरेक्शन है सपोज, अब मीडियम के पार्टिकल भी यहाँ पे इसी तरह से ऑसिलेट हो रहे हैं, बराबर है? इसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं एक्स डायरेक्शन पे, वेव भी इसी डायरेक्शन पे जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन is Sx is equals to a sin ओमेगा t माइनस kx लिख दिया मैंने यहाँ पे Sx इसलिए लिखा क्योंकि पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन पे जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को मैंने s लिखा हूँ, x नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ भी x लिख देता, ये भी x लिख देता तो कंफ्यूजन क्रिएट होती, क्योंकि वेव भी x डायरेक्शन पे जा रही है और मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन पे ऑसिलेट हो रहे हैं, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट को Sx into a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म पे लिखा है, ठीक है? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? सर लास्ट बेटा ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बस नॉर्मल अभी तक यही लिखते आए अपन। पार्टिकल अगर ये वाले डायरेक्शन में ऑसिलेट होते तो यहाँ पे y लिख दे रहे थे ना अपन, तो y तो नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, लिख सकते y के? नो सर। तो x डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है इसलिए मैंने sx लिख दिया, चलेगा? यस सर। x मतलब x डायरेक्शन में और s मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट है एनी टाइम t पे पार्टिकल्स का, ठीक है? अच्छा, प्रेशर इक्वेशन लिखना हमें, तो इसी तरह से प्रेशर इक्वेशन भी लिखी जाएगी। तो प्रेशर इक्वेशन में और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में क्या फर्क है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। प्रेशर इक्वेशन
इट इज डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगी कि थोड़ा बदलना पड़ेगा? देख, जहां पे रेयर फ्रैक्शन होता है वहां पे पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होते हैं, लेकिन प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होता है यहाँ पे? कम होता है कि ज्यादा होता है? प्रेशर डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? जहां पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम है, लेकिन प्रेशर का कैसा यहाँ पे? मिनिमम है ना। देखो, जहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम है वहां पे प्रेशर का क्या आएगा? मिनिमम होगा। और जहां पर डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम है वहां पे प्रेशर का क्या होगा? बताओ जरा। प्रेशर मैक्सिमम होगा। आया ना? देख, कंप्रेशन की जगह में पार्टिकल बहुत पास में आ गए, मतलब उनका जो डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया। डिस्प्लेसमेंट जहां पे मिनिमम वहां पे प्रेशर मैक्सिमम, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां पे प्रेशर मिनिमम। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? ऋषभ फिर से बताना, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, देख, जहां पर रेयर फ्रैक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। यस सर। प्रेशर कैसा होता है यहाँ पे? मिनिमम। मिनिमम होता है। और जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कम होता है ना, लेकिन प्रेशर कैसा होता है यहाँ पे? ज्यादा। आया ना? यस सर। मतलब दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? अगर अपन देखें ग्राफिकली समझते थोड़ा सा इसको, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये प्रेशर है। ग्राफिकली अगर देखें हम, ठीक है, हाँ ग्राफिकली देखते हैं, जहां पे डिस्प्लेसमेंट, ये जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पे प्रेशर मैक्सिमम है, मतलब प्रेशर का एम्पलीट्यूड है। मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। देख, जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो प्रेशर मैक्सिमम, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां पे प्रेशर जीरो, जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो वहां पे प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। ऐसा समझ गए? हेलो, यस सर। मतलब कितने का फेज डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में? /2 पाई/2 का फेज डिफरेंस हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपकी साइन का फंक्शन है तो प्रेशर की इक्वेशन किसका फंक्शन बनेगी? प्रेशर की इक्वेशन बनेगी आपका कॉस का फंक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और प्रेशर इक्वेशन में कितने का फेज डिफरेंस रहेगा? पाई/2 का फेज डिफरेंस रहेगा। आप डेंसिटी की इक्वेशन भी ऐसी लिख सकते हो। प्रेशर की इक्वेशन और डेंसिटी की इक्वेशन भी सिमिलर आएगी, ठीक है, बट हमें प्रेशर से ज्यादा मतलब है, डेंसिटी से उतना मतलब नहीं है, ठीक है। और प्रेशर एम्पलीट्यूड, मैं विदाउट डेरिवेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रेशर एम्पलीट्यूड इज BAK। दिस इज प्रेशर एम्पलीट्यूड ना, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है। अब बाकी सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे। व्हाट इज B है? B इज बल्क मॉडुलस। व्हाट इज कैपिटल A? कैपिटल A इज एम्पलीट्यूड, और K क्या है? एंगुलर वेव नंबर। तो B क्या है यहाँ पे? बल्क मॉडुलस है। B is here bulk modulus. Bulk modulus. A is displacement amplitude. और K है, K is angular wave number 2 पाई बाई लैम्डा जो पढ़े थे हमने, angular wave number lambda. This is angular wave number. Okay. So this pressure amplitude is given by this equation. समझ गया बेटा? हेलो, B यहाँ पे ना बल्क मॉडुलस, B is bulk modulus, ठीक है। हेलो, B is here bulk modulus, A is here दिख रहा है क्या? समझ गए? B बल्क मॉडुलस है, A इज एम्पलीट्यूड, और K क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेव नंबर है। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट है इस पे? हेलो, क्लियर हो गया? डेल पी, क्या बेटा? डेल पी आवाज नहीं आ रही कुणाल बराबर।
कुणाल आवाज नहीं आ रही है सर पी नॉट क्या? डेल पी नॉट। डेल्टा पी नॉट हाँ सर। ये प्रेशर एम्पलीट्यूड, जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड ये, वैसे प्रेशर की इक्वेशन में प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है, समझ गए? नॉर्मल प्रेशर से कितना मैक्सिमम गए या नॉर्मल प्रेशर से कितना मिनिमम गए, दैट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, समझ गया? हाँ सर ये फॉर्मूला हाँ, ये फार्मूला इसको याद रखना, मैं डेरिवेशन वाली अप्रोच पे नहीं जा रहा हूँ, जरूरत नहीं हमको। बी ए के, बी बल्क मॉडुलस, ए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और के क्या है यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर। प्रेशर इक्वेशन वैसे इसी से डिराइव करके निकाली गई है, उसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है हमको, ठीक है? समझ गए? हाँ, और कोई डाउट है किसी को अभी इस पे? और कोई डाउट है? तो क्या क्या याद रखना, देखो डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर इक्वेशन में कितने का फेज डिफरेंस होता है? π/2 का फेज डिफरेंस होता है। अगर ये कॉस का फंक्शन रहेगा तो ये किसका फंक्शन आएगा? साइन का। और अगर ये साइन है तो ये कॉस है, ठीक है? मतलब एक साइन का रहेगा तो एक कॉस का रहेगा, ध्यान रखना। कितने का फेज डिफरेंस होता है? π/2 का। हाँ, प्लस माइनस पे हमें मतलब नहीं, यहाँ पे यहाँ माइनस साइन आ गया सामने, ठीक है? बस यहाँ पे अंदर की जो फेज है उसमें π/2 का फेज डिफरेंस रहता है। और जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है, प्रेशर एम्पलीट्यूड इज दिस। प्रेशर एम्पलीट्यूड का मतलब समझ गए क्या है? प्रेशर एम्पलीट्यूड का मतलब नॉर्मल प्रेशर से कितना ऊपर चला गया मैक्सिमम, और नॉर्मल प्रेशर से कितना मिनिमम चला गया प्रेशर, दैट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड। मान लो नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सपोज मैं यहाँ पे अगर लिख दूं इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जहां पर कंप्रेशन बन रहा है, कंप्रेशन में सपोज 1.2 ATMP हो गया, और जहां पे रेयर फ्रैक्शन वहां पे 0.8 ATMP हो गया, तो व्हाट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड? 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, जैसे कंप्रेशन में प्रेशर कितना हो गया? 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जहां पे रेयर फ्रैक्शन है यहाँ पे कितना प्रेशर हो गया? 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर से 0.2 इधर बढ़ गया, नॉर्मल प्रेशर से 0.2 इधर आ गया, मतलब जो प्रेशर एम्पलीट्यूड आ गया आपका डेल्टा पी इज 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी समझ गए? और प्रेशर एम्पलीट्यूड को आप किस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे? BAK वाले फार्मूले से कैलकुलेट करोगे, समझ गया बेटा? तो यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड समान नहीं रहेगा, जैसे नेगेटिव साइन के साथ सेम वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम। मतलब सर अपन एम्पलीट्यूड देखते थे तो एम्पलीट्यूड अगर 1 है तो उसका पॉजिटिव 1 रहता था और नेगेटिव 1 रहता था, हाँ मैक्सिमम और मिनिमम। तो हाँ, इसमें एम्पलीट्यूड यहाँ पे के प्रेशर के साथ में ऐसा नहीं, प्रेशर के साथ में ऐसा नहीं कि प्लस 1.2 और माइनस 1.2, ऐसा थोड़ी होगा। प्रेशर नेगेटिव होता है क्या? नहीं सर। देख, नॉर्मल प्रेशर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कंप्रेशन होगा मतलब नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर बढ़ गया, और जहां पे रेयर फ्रैक्शन वहां पे नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर डिक्रीज होगा। तो नॉर्मल प्रेशर से कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, दैट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड। अभी समझा? हाँ सर। ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि ये 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जहां रेयर फ्रैक्शन मान लो 0.8 है, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0.2 ATMP इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड। अभी समझ गए? हाँ हेलो? अभी क्लियर हो गया कि नहीं? डाउट है कुछ? हो गया सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। तो प्रेशर इक्वेशन लिखना भी हम सीख गए यहाँ पे कि भाई प्रेशर इक्वेशन को कैसे लिखना है। अब आते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव के लिए, फिर उसके बाद इंटेंसिटी लेवल, पेज नंबर 6। नेक्स्ट है इंटेंसिटी को थोड़ा सा समझ लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। इंटेंसिटी, हमने स्ट्रिंग वेव में भी इंटेंसिटी पढ़े थे, बट स्ट्रिंग वेव में पावर इज इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि स्ट्रिंग में जो वेव चलती है वो एक ही डायरेक्शन पे चलती है। लेकिन साउंड के साथ में ऐसा नहीं कि साउंड एक ही डायरेक्शन पे चल रहे, तो किसी भी डायरेक्शन पे चल सकता है साउंड, 3D में भी चल सकता है। पाइप में अगर बोल रहे तो 1 डायमेंशन में भी चला गया, समझ गए?
अगर पाइप से बोल रहे हो तो 1 डायमेंशन में चला गया, अदरवाइज ये 3 डायमेंशन में चल रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये पूरा 3 डायमेंशन में हो गया। पाइप में बोलूं तो 1 डायमेंशन में हो गया, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिटी को समझ लेते हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज एनर्जी ट्रेवलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब इसकी जो यूनिट आएगी एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। इसकी यूनिट क्या बनेगी जरा थोड़ा बताओ जरा, यूनिट क्या आएगी? देखो एनर्जी की यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, और जूल पर सेकंड होता है बेटा वाट, तो इट इज वाट पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। अगर मान लो 1 डायमेंशन में, यहाँ पे एक केस ये है, जैसे सपोज ये ऐसा लिया मैंने, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर से ये एनर्जी इधर पे जा रही है इस क्रॉस सेक्शन से, तो एक्चुअल में एनर्जी अपॉन टाइम किसके इक्वल हो जाता है? एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, भी हम इसको लिखते हैं इंटेंसिटी को। पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सपोज यहां पर जो एनर्जी जा रही है इट इज 100 जूल पर सेकंड के रेट से जा रही है, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी हियर? तो 100 जूल पर सेकंड क्या है यहाँ पे? ये पावर है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? अगर पावर इतना है तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे? व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज पावर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। कितना पावर जा रहा है? 100 जूल पर सेकंड। कितने एरिया से जा रहा है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट कर देना, इट इज 100 वाट, 2 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर होता है। So it becomes 50 into 10 to the power 4 watt per meter square is the intensity। जो इंटेंसिटी है यहाँ पे वो ये है। तो इंटेंसिटी एक पार्ट ये हो गया कैलकुलेशन का। दूसरा कैलकुलेशन ये है कि अगर सोर्स 3 डायमेंशनल है, जैसे ये सोर्स है मान लो, और ये सोर्स का पावर P दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये वेव, हम वेव की बात कर ले, साउंड वेव भी हो गई, लाइट वेव भी हो गई, कोई भी वेव हो गई। मान लो यहाँ पर जो वेव जनरेट हो रही है ये 3 डायमेंशन में जनरेट हो रही है, ये 3D हो गया। यहाँ पे सोर्स का पावर P है, जैसे बल्ब आप समझ लो, है ना। या फिर मैं जो बोल रहा हूँ तो इधर भी साउंड जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, एक ही डायरेक्शन पे तो नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो भाई यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी होगी, अब ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो एक्चुअल में यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो सीधा सीधा तो नहीं आ रहा है, ये तो सभी डायरेक्शन से फैल के आ रहा है ऐसा पूरा, हाँ है ना। समझ गए कि नहीं? तो सभी डायरेक्शन में फैल रहा है। आर रेडियस पे ये एक आप स्फीयर ले लो, तो जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे होगी उतनी इंटेंसिटी यहाँ पे होगी, उतनी इंटेंसिटी यहाँ पे होगी। तो इंटेंसिटी में अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पावर बन जाएगा। पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो ये एरिया किसके बराबर हो गया यहाँ पे? दिस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इस केस में जो इंटेंसिटी का फार्मूला बनेगा इट इज पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। मतलब अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी आएगी इट इज गिवन बाय पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन से अगर पावर या एनर्जी जा रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करना। यहाँ पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक इनफाइनाइट स्मॉल सेल आप इमेजिन करोगे, और हर जगह से एनर्जी क्रॉस हो रही है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, हर जगह से एनर्जी जा रही है। ठीक है, यहाँ से भी एनर्जी आ रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। मतलब जो पावर है पूरा, ये इसका जो पूरा पावर है वो यहाँ से भी क्रॉस हो रहा है, अंदर से भी क्रॉस हो रहा है, हर जगह से जा रहा है। तो यहाँ पर का जो एरिया आएगा पूरा वो कितना रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। अभी समझ गया बेटा?
जितना सोर्स का यहाँ पे पावर है उतना पूरा इतनी जगह पे भी पावर है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे एनर्जी कैसी हो गई, कम कंसंट्रेट हुई। बात समझ गए? अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हमको कुछ अलग फील होगा, अगर हम दूर खड़े तो कुछ अलग फील होगा। ये बिल्कुल जैसे लाइट के जैसे, लाइट के पास में देखो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, दूर चले गए लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब दूर गए तो ये फैलते गई, वेव फैलते गई, इंटेंसिटी कम हो गई। ऐसे साउंड के लिए कोई बिल्कुल पास से सुन रहा है ज्यादा इंटेंसिटी है, 10 मीटर दूर से कोई सुन रहा है तो इंटेंसिटी कम हो गई। लेकिन उसी को पाइप के थ्रू अगर बोल रहे हैं तो ये वाली कहानी हो जाएगी। नॉर्मल बोल रहे हैं तो सिर्फ उसके तक साउंड नहीं पहुंच रहा ना, वो तो सभी डायरेक्शन में फैल रहा है। बात समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा इसको? इंटेंसिटी समझ गए? इंटेंसिटी का कैलकुलेशन। सर हाँ बोलो। सर अगर सोर्स जो मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट एमिट हो रहा है, तो सर ये जो बाहर का सराउंडिंग का जो स्पीयर है ये कैसे डिसाइड होगा? मतलब आपने जो आर लेंथ ली है तो कम ज्यादा होंगे ना? पॉइंट सोर्स से अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा, पॉइंट सोर्स मतलब समझ गए, जो सभी डायरेक्शन, 3D का मतलब क्या है, यहाँ पे सभी डायरेक्शन में साउंड जा रहा है। यस सर। यहाँ पे जो साउंड फैलेगा वो कैसा फैलेगा, स्फेरिकली फैलेगा कि सिलेंड्रिकली फैलेगा कि लाइन पे जा रहा आगे? वेरी गुड। स्फेरिकली फैलेगा। बात समझ गया? हेलो, समझ नो गया? सर, मैं बोल रहा जो रेडियस आर है वो कैसे डिसाइड होगा? मतलब वो स्पीयर एक्चुअली आर कैसे आएगा सर? वहाँ पे आर का अच्छा, कैलकुलेशन कैसे आर होगा? तो हमको लेना है कि भाई हम कहाँ पे इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, हम जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस रेडियस बन जाएगी। ठीक है? हाँ सर। हाँ, हम जहां पे कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वही रेडियस बन जाएगी। एक मिनट स्क्रीन शॉट लो इस पेज का, फिर बताता हूँ। ये तो डायरेक्ट था, ये अगर सीधे सीधी लाइन पे चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इंटेंसिटी का कैलकुलेशन, लेकिन पॉइंट सोर्स के लिए इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, ले लिए? सर देख, इसको ऐसे समझते हैं अपन, दिस इज पेज नंबर 7। हाँ, मान लो यहाँ पे एक लाइट लिया मैंने, ये 100 वाट का है। अब इससे वेव निकल रही है इसमें, सभी डायरेक्शन पे। तो 100 वाट कितनी लाइन मिलके बन रही है? यहाँ पे कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। हेलो, यस सर। तो यहाँ पर भी 8 लाइन है, ये वाली स्फीयर में भी और ये वाली स्फीयर में भी 8 लाइन है। आया ना? यस सर। मतलब यहाँ पर भी टोटल पावर 100 वाट का है और बाहर से भी टोटल पावर कितने वाट का है? ये S1 स्फीयर है, ये S2 स्फीयर है। पावर एट S1 इज इक्वल टू पावर एट S2 कितने कितने वाट का? ये तो 100 वाट का टोटल। पर क्या फर्क है दोनों के? यहाँ पे यहाँ पर की रेडियस सपोज R है और ये वाली रेडियस सपोज 2R है, तो किस पे फर्क है? अगर मान लो ये हीट का सोर्स होता, तुम यहाँ पे खड़े होते तो ज्यादा गर्मी फील होती और यहाँ पे खड़े तो उतनी गर्मी फील होगी कि कम होगी? कम होंगे सर। कम होगी, है ना? यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, लेकिन ये वाले स्फीयर पे भी टोटल उतनी पावर है और ये वाले स्फीयर पे भी टोटल उतनी पावर है। समझ गए? हेलो, पावर यस सेम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी की बात करूं, I1 इज इक्वल टू पावर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, I2 इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर। अभी समझ गया बेटा? हेलो, मीन सर इंटेंसिटी एरिया पे डिपेंड रहेंगी ना? हाँ, इंटेंसिटी मतलब कितनी, जैसे यहाँ पर से जो टोटल पावर जा रहा है वो कितने एरिया से जा रहा है। यहाँ पे कम एरिया से पावर क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे उतना ही पावर ज्यादा बड़े एरिया से क्रॉस हो रहा है। समझ गए?
हाँ सर। क्योंकि इंटेंसिटी में क्या पढ़े अपन ने, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सरफेस एरिया छोटा, उतना ही पावर छोटे सरफेस से क्रॉस हो रहा है, कम एरिया से क्रॉस हो रहा है। एरिया मतलब ये पूरा स्फीयर नहीं, ये सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं इमेजिन करना, ये ऐसा इमेजिन कर ले, ये वाला एरिया, इतनी जगह से उतना पावर क्रॉस हो रहा है। जबकि यहाँ पे बाहर वाले स्फीयर में ये इतना एरिया, इतना क्रॉस सेक्शन आ रहा है यहाँ पर, समझ गए? ये वाला क्रॉस सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे ये छोटा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। क्रॉस सेक्शन नहीं है ये, कौन सा है ये एरिया? स्फेरिकल सेल वाला एरिया। तो यहाँ पे छोटा स्फीयर वाला स्फेरिकल सेल वाला एरिया, यहाँ पे बड़े स्फेरिकल सेल वाले एरिया से उतनी पावर जा रहा है। तो पावर तो उतना ही जा रहा है, यहाँ से भी उतनी पावर क्रॉस हो रहा है, ये वाले सेल से भी उतनी पावर क्रॉस हो रहा है, समझ गए? लेकिन यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हाँ, देख ये अंदर वाली सेल से भी कितनी एनर्जी जा रही पूरा, ये अंदर वाली S1 सेल से कितनी एनर्जी जा रही है? 100 वाट या 100 जूल पर सेकेंड। यहाँ पे अगर इसका पावर 100 वाट है, मतलब जूल पर सेकेंड, इस सेल से भी 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी क्रॉस हो रही है। सो S1 सेल से भी 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी क्रॉस हो रही है, और S2 सेल से भी कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है? S2 सेल से भी कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है? 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी क्रॉस हो रही है। दोनों सेल से सेम अमाउंट में एनर्जी क्रॉस हो रही है, पावर सेम है, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर का एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया कम है। मतलब ये सेल का एरिया कम है और ये सेल का एरिया ज्यादा है। अभी समझ गए कि अभी भी डाउट है कुछ? हेलो, हाँ सर, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो इंटेंसिटी क्लियर हो गया। अब मैं साउंड की इंटेंसिटी लिख रहा हूँ, फिर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड लिख रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? Now this is page number 8. Intensity of sound is given by, किसी जगह पे जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो इनटू v। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए फार्मूला है, डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे, जरूरत नहीं है डेरिवेशन की, ध्यान रखना है ना, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखो फार्मूला इंटेंसिटी का। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे, व्हाट इज डेल्टा पी नॉट? VAK, इट इज प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है। K इज एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा, एंड V इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। मतलब इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, और अगर हम VAK यहाँ पे पुट कर दें तो इट इज V स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो इनटू V। एक चीज देखो यहाँ पर, आप कैसे भी लिखो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आइदर स्क्वायर ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल आ रही बेटा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एक ही बात है। तो ध्यान रखो, बाकी फैक्टर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा, बाकी फैक्टर कांस्टेंट उस मीडियम के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, चाहे मैं जोर से बोलूं या धीरे बोलूं, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, मेरे वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। मैं जोर से बोलूं या धीरे बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोर से बोलूंगा एम्पलीट्यूड ज्यादा आएगा। हाँ, यहाँ पे मीडियम में मेरा कंट्रोल है ही नहीं, एयर की डेंसिटी वही है, साउंड भी उसी स्पीड से चलेगा, मैं जोर से बोलूं धीरे बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
साउंड अपनी स्पीड से ही चलेगा यहाँ पे। तो जो इंटेंसिटी को कंट्रोल करने वाला मेन फैक्टर हो गया वो हो गया एम्पलीट्यूड, कि जो ऑसिलेटर है वो कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है। ठीक है, समझ गए? तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब एक नई स्केल यहाँ पे आई, इंटेंसिटी लेवल। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बता रहा हूं जल्दी से, 2 मिनट का स्क्रीनशॉट लो। हेलो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? अब एक्चुअल में साउंड की जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्ट इससे मेजर नहीं करते, तो उसके लिए एक नई स्केल यूज की जाती है इंटेंसिटी लेवल को मेजर करने के लिए। तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड और लाउडनेस जिसको बोला जाता है, और इट इज लाउडनेस, है ना। और इसको किसमें मेजर किया जाता है? मेजर्ड इन डेसिबल। सिंबल होता है डीबी, डेसिबल का। तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड और लाउडनेस, इसको डिनोट करेंगे हम बीटा से। ये एक नई स्केल है ना, लॉगरिथमिक स्केल है। तो इंटेंसिटी लेवल इज गिवन बाय 10 log to the base 10 I divided by I naught and it is in decibel। तो ये फार्मूला होता है बेटा इंटेंसिटी लेवल को मेजर करने का या लाउडनेस को मेजर करने का। स्केल है ये, फार्मूले में नहीं जाना कैसे आया है। जैसे हमारी सेंटीमीटर स्केल है, मीटर स्केल है, वैसे साइंटिस्टों ने लाउडनेस को मेजर करने की स्केल बना दिया, लॉगरिथमिक स्केल है ना। तो अब इसमें व्हाट इज आई नॉट हियर? I naught is reference intensity level. This is reference intensity level, और ये reference intensity level होता है 10 to the power minus 12 watt per meter square. It is minimum intensity that healthy human ear can detect. Human ear can detect, मतलब हमारे जो कान के पर्दे होते हैं ना हेल्दी पर्सन के, कितने मिनिमम इंटेंसिटी को सेंस कर पाते, सुन पाते, वो है ये। तो 10 to the power minus 12 वाट पर मीटर स्क्वायर ये रेफरेंस इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, जैसे मान लो हमें किसी जगह पे, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सपोज ये कोई जगह है जहां पे साउंड की जो इंटेंसिटी है ये कितनी है, यहाँ पे सपोज इट इज 0. इसको कुछ ले लूं मैं, इंटेंसिटी सपोज 0.1 वाट पर मीटर स्क्वायर है कहीं पे साउंड की इंटेंसिटी। तो डेसिबल में कितनी होगी? तो डेसिबल में कैसे मेजर करोगे? बीटा इज इक्वल टू 10 log to the base 10 ऑफ I डिवाइडेड बाय I नॉट, वैल्यू पुट कर दो 10 log to the base 10 I 0.1 10 to the power minus 12। तो इसको सॉल्व कर लोगे, इट इज 10 ऊपर चला गया 10 to the power 12 into 0.1, तो एक पावर कम पड़ जाएगा यहाँ पे, log to the base 10 of 10 to the power 11 into 1 हो जाएगा, मतलब 11 का सामने मल्टीप्लाई 110 log to the base 10 of 10, log to the base 10 of 10 1 होता है, इट इज 110 डेसिबल। मतलब जहां पर साउंड 0.1 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो डेसिबल में कितना है? 110 डेसिबल है। तो ये एक बढ़िया स्केल होती, मतलब इससे आप साउंड के लेवल को बता सकते हो कि कहाँ पे कितना है, प्रॉपर वे पे, एक छोटी यूनिट के फॉर्म पे जो कन्वीनियंट होती समझने के लिए। और तुम्हें पता साउंड पॉल्यूशन कितने पे होता है? साउंड पॉल्यूशन होता है अगर इंटेंसिटी लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डेसिबल हो तो वो साउंड पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। अगर इंटेंसिटी लेवल कहीं पे 120 डेसिबल है तो वो साउंड पॉल्यूशन हो गया, और उससे ज्यादा है
ठीक है, जो क्रैकर्स होते हैं ना, पटाखे होते हैं, देखना उसमें दिया रहता है कि इतने डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। डीजे वगैरह में या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तुम्हारे स्पीकर होते हैं, उसमें लिखा रहता है कि इससे कितना लाउडनेस का साउंड निकलेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा?